आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। परिशिष्ट लासा की ओर। खारू ला पार होने पर उतराई शुरू हुई, किंतु यह उतराई उतनी कठिन नहीं है। प्रायः 3-4 मील उतरने पर कुछ घर मिले। ये घर विशेषकर टिकने के ही लिए हैं। दीवारें इनकी अंगड़ पत्थरों से चिनी हैं। आगे मिट्टी काली है, इसलिए नदी का पानी भी काला मालूम होता है। आसपास के पर्वतों के शिखरों पर अब भी जहां तहां बर्फ थी। अंत में हमें लाखों वर्ष पूर्व पानी के प्रवाह से बनी मिट्टी में स्वाभाविक गुहाएं मिलीं। इसके बाद दूसरा डाकखंड था। पास के पहाड़ में जमीन में फैले धूप के छोटे छोटे पौधे हैं। इनकी सूखी पत्तियों को कुछ और सुगंधियों से मिलाकर भोटिया लोग धूपबत्ती बनाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। उपत्यका भी ऐसी ही थी। मैदान धीरे धीरे चौड़ा होता जाता था। मनुष्यों की एक दो छोटी छोटी बस्तियां भी मिलीं, जिनके बड़े बड़े पत्थर के स्तूप तथा ध्वस्त प्राय पत्थरों की दीवारें ग्रामों की अवनति को प्रकट कर। तारांकन ये भाग तिब्बत में 1.25 वर्ष में छूट गया था रही थीं। कुछ और बढ़ने पर हमारी दृष्टि के फैलने के लिए विस्तृत अवकाश मिला। आगे दाहिनी ओर यह अवकाश और भी दूर तक फैला हुआ मिला। बाईं ओर पहाड़ की बाहीं पर नंगचेर का जोड़ दिखाई पड़ा। कितनी ही इमारतें नई हैं। 3 बजे के करीब हम नंगचे गांव में पहुंच गए। गांव के बाहर हम लोगों ने डेरा दिया। च्योर भी ऐसे कितने ही डेरे इधर उधर पड़े हुए थे। हमारे सामने मीलों तक भूमि छोटी छोटी घासों से ढकी हुई थी। इसमें हजारों चमड़ियां, भेड़ें, खच्चर और गधे चर रहे थे। हमारे साथियों ने भो खच्चरों पर से माल उतारकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक खच्चर के गले का घुंघरू मुझे थमाया। मैंने उसे जमीन पर रख दिया, जिस पर सरदार अपे से बाहर हो गया। मालूम हुआ, घुंघरुओं को जमीन पर रख देने से आवाज कम हो जाती है। उसी दिन एक और गलती मुझसे हुई। छोलदारी के भीतर लकड़ी के प्याले रखे हुए थे, जिनमें चाय भरी हुई थी। गलती से मेरे छुपा चोगा का नीचे का दामन प्याले से छू गया। सरदार ने घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंक दिया। भोटिया लोग छुपे के दामन से खाने पीने की चीजों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। वह उचित भी है। भोटिया लोग यही नहीं कि आप दस्त नहीं लेते, बल्कि सूखे हुए पाखाने के ढेर में भी छुपे का दामन फैलाकर बैठ जाते हैं। इसलिए दामन की गंदगी साफ ही है। नंगचे बहुत ठंडी जगह है। समुद्रतल से 14-15 हजार फीट ऊंची होगी। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका भेड़ और चमड़ी है। थोड़ी थोड़ो खेती भी जहाँ तहाँ होती है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ यमडोछा नामक महासरोवर है। लाखों वर्ष पूर्व ये सरोवर पहाड़ों की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर ये सूख गया है, जिसमें हरी हरी छोटी घासें उगी हुई हैं। इस सरोवर बीच में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घेरा 100 मूल से अधिक है। सरोवर का सिलसिला कहीं कहीं पतली धार से मिला हुआ है। आसपास की कितनी ही नदियां अपने जल को इसी में लाकर डालती हैं। यद्यपि इसका पानी बाहर नहीं निकलता, तो भी पानी मीठा है। किनारे किनारे घूमने पर यह चक्कर खाती नदी सा मालूम पड़ता है। नंगचे का ऊन अपनी नरमी के लिए मशहूर है। जहाँ जितनी अधिक सर्दी पड़ती है, वहाँ का ऊन भी उतना ही मुलायम होता है। नंगचे के चुकटुक, बाल निकला हुआ कंबल को भोटिया लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही नरम और गर्म होता है। इसके नीचे पड़ जाने पर जाड़ा पास नहीं फटक सकता। घास और खच्चरों की थकावट को देखकर खच्चर वालों ने उस दिन भी यहीं रहना पसंद किया। खच्चर तो चरने के लिए छोड़ दिए गए थे और लोग छंग पीने में मस्त थे।
भूटिया लोग छंग और नाच के बड़े प्रेमी हैं। जुआ खेलने का जगह शराब का पूरा इंतजाम रहता है। मेरे डेरे से थोड़ी दूर पर एक लद्दाखी मुसलमान का डेरा था। हैट वैट लगाए पूरा साह्य बना हुआ था। मेरे साथी ने कहा, ये खचे मुसलमान तुम्हारे फेयल पिता के देश का है ना? मैंने कहा, हो सकता है। कभी उससे मुझे बात करने का मौका नहीं लगा। उसके पास 50-60 खच्चरों का माल था। कुछ लद्दाखी सुसलमान लासा में भी बस गए हैं। ये लोग कलकत्ते से माल ले आते हैं। लद्दाख से आने वाले भी रावलपिंडी आकर रेल पर चढ़ कलिमपुर चले आते हैं और वहां से इसी रास्ते लासा जाते हैं। मुझे उससे बातचीत में पर्दा खुलने का डर न था, क्योंकि ऐसा होने पर मैं समझा सकता था। मेरा घर खुन्नू कुनशहर है। खुन्नू बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं लद्दाख कहता हूँ। खुन्नू कहकर तो मैं खुन्नू वालों को भी धोखा दे सकता था। एक बार एक खुन्नू ही का आदमी मुझे लासा में मिला। उसने पूछा, खुन्नू में घर कहाँ है? मैंने कहा, सराहन के पास। उसने कहा, तो आप असल कनौर खुन्नू से बाहर के हैं? मैंने कहा, हमारा राजा तो एक ही है ना? विशेष पूछने पर मैंने कह दिया, छोटेपन से ही मैं घर से बाहर निकल साधुओं के साथ फिरने लगा था। 15 जुलाई 1929 ईशून्य को हम निंगचे से रवाना हुए। निंगचे ग्यानची से 62 मील पर है। मील के पत्थरों को भी देवता के एक छोटे से स्थान की तरह घेर कर बनाया गया है। रास्ते के साथ साथ तार के खंभे लगे हुए हैं। नंगचो के जोड़ में डाकखाना और टेलीफोन है। तिब्बत में तार का काम जानने वाले ज्यादा नहीं हैं, इसलिए तार सिर्फ लासा ही में रखा गया है। कुछ आगे जाने पर कुछ कपड़े की छोलदारियां गड़ी हुई थीं, जिसके आगे अंग्रेजी वेश में ताम्रवर्ण के एक पुरुष घोड़े पर चढ़े आते दिखाई पड़े। पीछे इन सज्जन से मुझे लासा में मिलने का अवसर मिला। ये ग्यानचो के तार विभाग के सुपरवाइजर हैं। आजकल तार के खंभे बदले जा रहे हैं, इसीलिए भूटिया गवर्नमेंट ने इन्हें इसके लिए मांग लिया था। रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े हुए घर इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ हैं, कितनी ही आबाद। खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती हैं। दोपहर के करीब हमने झील की एक पतली सी धारा को पार किया। यहीं हमें शीगची से आने वाला रास्ता भी मिल गया। उसी पतली धार को दूसरे पार से परिक्रमा करते हुए हम फिर खुली झील पर आ गए। पहाड़ में कुछ जंगली गुलाब और करौंदे के छोटे छोटे झाड़ दिखलाई पड़े। सूर्य की गर्मी सवेरे ही से आ जाने से यहाँ कुछ गर्म था, इसीलिए इन वनस्पतियों को यहाँ उगने की हिम्मत हुई। आगे हमें बहुत सी चमड़ियाँ लोहा, चावल आदि माल लाद कर ले जाती दिखलाई पड़ीं। खच्चरों और घोड़ों को देखकर चमड़ियाँ स्वयं इधर उधर हट जाती हैं। यहीं मुझे शेकर से आया लासा वाला सौदागर मिल गया। उसने कहा, शीगर्ची से सुमतिप्रज्ञ हमारे साथ आ रहे हैं। मैंने कहा, मैं तो तुम लोगों से आगे ही लासा पहुंचूंगा। सुमति प्रज्ञ को छूशिट श में मिलने के लिए कह देना। इस घाटी में मौसम का कोई नियम नहीं है। थोड़ी देर धूप मिलेगी, फिर थोड़ी देर में बादल घिर आएगा। अभी हवा शांत है, जरा देर में छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा उड़ने लगेगा। उस दिन हमें हवा से मुकाबला नहीं करना पड़ा। 3 बजे के करीब हम सीक्या गांव में पहुंचे। सिर्फ 2-3 घर हैं। घर भर की एक ही पत्नी होने से बस्तियों में घर की संख्या तो बढ़ नहीं सकती। हाँ, संतान न हुई तो घर कम हो सकते हैं। इसके कारण मैं समझता हूँ तिब्बत में बहुत सी जगहों में मनुष्य संख्या कम हुई है। आजकल संसार के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जन वृद्धि रोकने की चिंता में हैं, किंतु तिब्बती लोगों ने कई 100 वर्ष पूर्व ही यह सवाल बहुपति विवाह के रूप हल कर दिया है। सीक्या में गेहूं और नंगे जो के कुछ खेत थे,
किंतु अभी वह बहुत छोटे थे और दूसरे वृक्ष यहाँ न थे। ये गांव झील से कुछ ऊपर है। हमारे सरदार का परिचय होने से यहाँ ठहरने के लिए सुविधा हो गया। सवेरे ही सीक्या से चल पड़े, क्योंकि खनबाला पार करना था। हमें थोड़ी दूर फिर झील के किनारे किनारे चलना पड़ा। तब पहाड़ पर चढ़ने लगे। चढ़ाई कड़ी थी, किंतु बहुत लंबी न थी। 2 घंटे में हम जोतप पहुंच गए। यहाँ बर्फ कहीं न था। वर्षा का समय होने से घास कहीं कहीं दिखाई पड़ती थी। मैं तो खच्चप आया था, इसलिए जान न सका, किंतु पैदल चलने वाले कहते थे इस पर सदुग मिट्टी का विष है और सांस रुक जाती है, अर्थात यह समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचा है और हवा बहुत हल्की है। खंबाला से उतराई शुरू है। मैं खच्चर छोड़ पैदल ही उतरने लगा। उतराई में तो परिश्रम था नहीं, मैं औरों से आगे आगे था। कई मील उतरने पर जूते ने पैर काट खाया। तब भी मैं चल ही रहा। रास्ते में पत्थर की दीवारों का टूटा फूटा मोर्चा है। तिब्बत मिला। सरकार ने कहीं भी अपने जोतों की रक्षा के लिए सेना का इंतजाम नहीं किया है। चीन के रहने तक बहुत सी जगहों पर इंतजाम था। आखिर देवताओं को विस्मय कर लेने से उन्हें डर ही क्या है। अभी थोड़ी उतराई बाको थो कि जूता चलने नहीं देता था। लाचार फिर खच्चर पर चढ़ाना पड़ा। नालों में पानी की बहुत पतली धार बह रही थी। पहाड़ों पर जब बर्फ नहीं तो मोटी धार कहाँ से आवे। दोपहर से पहले ही हम खंबा बची गांव में पहुंच गए। इससे थोड़ा ही नीचे ब्रह्मपुत्र की धार है। यहाँ काफी गर्मी थी। मटर, गेहूं, जौ सभी फूले फले थे। आलू भी तैयार था। कुछ खुबानी तथा दूसरे वृक्ष भी थे। रात को यहीं विश्राम करने के लिए ठहर गए। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निबंध मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।